किसी को लव मैरिज करनी है तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, अगर किसी को लव मैरिज करनी है तो उसकी कुंडली में शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जॉब के लिए या करियर में स्टेबिलिटी के लिए एक रेमेडी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जिसकी जॉब में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, मानिए कहीं न कहीं शनिदेव उनसे रुष्ट हैं। धन की कमी है घर में अगर, तो इंस्टेंट धन प्राप्ति के लिए कोई एक रेमेडी बताएं सर। धन की कमी है और धन की कमी के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय है बृहस्पति देव को प्रसन्न करना। हनुमान जी की पूजा पाठ जो भी व्यक्ति करता है, उसे हनुमान जी की पूजा 3 बजे के बाद करनी चाहिए। मतलब बेचारा एक बीमारी से निकलता है दूसरी में आ जाता है, ऑपरेशन बार बार हो रहे हैं, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बार-बार खराब होता है तो ये श्योरिटी है कि उसकी कुंडली में जो लगन का लॉर्ड है, वो कमज़ोर है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। लास्ट पॉडकास्ट में वाओ क्या ही आप लोगों ने प्यार दिया एंड अच्छे व्यूज आ रहे हैं, रील्स पे देख के दिल को खुशी मिलती है। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी पॉडकास्ट पे इसी तरीके का आप हमसे हमारे साथ सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखें। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज पूरे पॉडकास्ट में हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे जो आपको समझ में ना आए, जो आपके सर के ऊपर से जा रही है। आज बात होगी प्योर रेमेडीज की, किस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन करना है और कैसे करना है, सीधे सीधे बात करेंगे हम। तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठ लो। एक घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिल जाए आई डोंट नो। हम हर बात पे बात करेंगे, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो लव प्रॉब्लम चल रही हो, करियर प्रॉब्लम चल रही हो, कि आपको कोई डिजायर घर चाहिए, जॉब चाहिए, कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, मैं हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज पूछने वाला हूँ और वो रेमेडीज असरदार होंगी, काम करेंगी। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन सी रेमेडी फॉलो करी और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राहुल सर का। राहुल सर नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। राधे-राधे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो राहुल सर, सबसे पहले तो आप मुझे यही आंसर बताओ कि जो ये रेमेडीज होती हैं, इनका कोई साइंटिफिक लॉजिक होता है या ये स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से फॉलो करी जाती है? बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज़ होती हैं, वो सब स्पिरिचुअल है। अच्छा। साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है इसका, सब स्पिरिचुअल ही होता है। रेमेडीज़ जो हम करते हैं, वो हम प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए करते हैं। अच्छा। चाहे हम स्टोन पहने, चाहे हम जाप मंत्र करें या हम दान करें या कोई भी पूजा उपासना करें, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो इम्बैलेंस हुए हुए हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके। जैसे कुंडली में आजकल हम देख रहे हैं कि नए नए दोष आ रहे हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है। तो क्या ये दोषों की भी कोई रेमेडीज हो सकती हैं? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया ही है कि हम प्लैनेट्स को ही बैलेंस करते हैं और जो भी दोष हमारे कुंडली के अंदर बनते हैं हाँ। या जो भी योग या दोष जो भी हमारी कुंडली के अंदर बनते हैं, वो सभी जो हैं, वो प्लैनेट्स के बेस पर ही बनते हैं। अब जैसे मंगल को हम डिफाइन करें, मंगल कुछ ऐसे घरों में जाकर बैठ जाए जहाँ हम कह देते हैं कि वो मांगलिक है, मतलब कोई जातक मांगलिक हो गया। या किसी हम कालसर्प दोष की बात करें, हाँ। तो वो भी प्लैनेट्स के बेस पर ही देखा जाता है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी दोष जो हुआ है, कोई प्लैनेट कितना इम्बैलेंस है, उस हिसाब से जो है रेमेडीज़ की जाती है। तो रेमेडीज करने से दोष खत्म हो जाता है या उसका प्रभाव खत्म हो जाता है? देखिए, रेमेडीज़ करने से कभी भी दोष पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी जितनी भी नेगेटिविटी हाँ हमारी जी। कुंडली के अंदर जो आ रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर आती है नेगेटिविटी, उसको हम बेसिकली जो है इरेज़ कर सकते हैं। दोष का और महादशा अंतरदशा का क्या रिलेशन है? देखिए, तो दोष को आप ऐसे देख कर के चलें कि आपकी जब कुंडली बनी या आपका जब जन्म हुआ, तो उस कुंडली के अंदर जो भी दोष हैं, वो एक जगह फिक्स हो गए कि आपकी कुंडली में ये दोष हैं। हम्म। लेकिन अब ये दोष फलित कब होंगे? देखिए, आपकी कुंडली में कोई भी दोष है या कोई भी योग है, हम्म। वो जीवन भर नहीं चलता। हाँ जी। तो दशाएँ हमें ये बताती हैं कि दशाओं के माध्यम से, जैसे हम्म। कि अगर मंगल से जुड़ा कोई दोष है और इस समय आपकी दशाओं में कहीं मंगल आया है, तो इस समय वो दोष एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा।
तो इस समय हमें जो है मंगल के उपाय करने चाहिए। जैसे भी हम देख पाएँगे कुंडली के अंदर कि कितना नेगेटिविटी मंगल आपकी बॉडी में दे रहा है, उसी हिसाब से हम जो है उन उपायों को करते हैं। जैसे मेरी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, गुरु के साथ राहु है, तो उस दोष का मेरी कुंडली पर कब ज्यादा प्रभाव होगा? देखिए, आपकी कुंडली में अगर गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, तो कहीं न कहीं आप मान के चलिए कि वो आपके अंदर से थोड़ी-सी सात्विकता को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है। लेकिन जब भी आपकी दशाओं में राहु का प्रभाव आएगा, हाँ, तब वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा। राहु का प्रभाव, राहु की दशा आएगी। जब भी राहु की दशा आएगी, क्योंकि गुरु चंडाल योग जो है वो राहु के साथ बैठकर ही बनता है। तो जब भी राहु की दशा आएगी, हम्म, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, ज़्यादा नेगेटिविटी देगा। तो उसी माध्यम से हमें उपाय करने होते हैं। जब हम उपाय करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी को इरेज़ करते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई भी दोष है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यूं ही आपको कोई अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपको ये उपाय करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर काल सर्प दोष है, लेकिन दशा किसकी चल रही है या महादशा किसकी चल रही है, आपको इतना एडुकेट तो होना पड़ेगा कि अपनी दशा चेक कर सको। नहीं चेक कर सकते हो तो राहुल सर का नंबर आपको स्क्रीन पर अभी से ही आ रहा होगा, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात मुझे सीखने को मिली कि किसी भी दोष का प्रभाव जब होता है जब उसकी दशा चल रही होती है। लेकिन सर मैंने जनरली जो देखा है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ दोष देखते हैं और बोल देते हैं तुम्हारी कुंडली में दोष है भाई, ये रेमेडी करो। वो दशा या महादशा, अंतरदशा इस पर जाते ही नहीं है। नहीं, ये तरीका गलत है। महादशा को देखना बहुत ज़रूरी है या अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आपके जीवन में जो चल रहा है, वो अब कितना नेगेटिव चल रहा है। तो बिना दशाओं के अगर आप किसी भी दोष का निवारण करने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो ठीक नहीं है। ग्रहों की शांति के लिए कोई अच्छी रेमेडी बताइए, क्योंकि ग्रहों की शांति बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ग्रहों की शांति की मैं बात करूँ, तो एक हवन होता है, नवग्रह शांति हवन। हाँ। वो आप अपने घर में कभी भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से मुझसे बात करें कि कुंडली के हिसाब से आपको कौन से ग्रह को शांत करना है और कौन से को नहीं, तो उसके लिए या तो आपको कुंडली को देखना आना चाहिए या फिर आप किसी से कंसल्ट करें, क्योंकि बिना कंसल्टेशन के अगर आप हर ग्रह को शांत कर देंगे तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो। अब सपोज़ करें कि मैं बात करूँ, अगर आपकी कुंडली जो है वो धनु लगन या मीन लगन की हो, हाँ। और बृहस्पति जो हैं ऐसी स्थिति में वो आपके लगन के लॉर्ड हैं। तो लगन से बेसिकली हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, सभी चीज़ों को देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे गुरु के ऐसे कुछ उपाय कराऊँ या उसके दान कराऊँ, जिसके माध्यम से गुरु की पावर कम हो, तो कहीं न कहीं वो गलत है, क्योंकि उसको करने से आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, वो लो हो जाएगा। ओके। तो बिना कंसल्टेशन के या बिना गाइडेंस के या बिना नॉलेज के आप कोई रेमेडी करते हैं, तो शायद वो नुकसानदायक है। अच्छा, तो मुझे एक बताइए, जैसे किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी दोष का मंत्रों में या टोटकों में उपाय पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल सभी चीज़ आपने जो मुझसे पूछी हैं, वो ठीक है। जो आपने बात करी कि उपायों के माध्यम से ग्रहों की शांति की जा सकती है, हाँ। या मतलब किसी रेमेडी को करने से क्या हमारी कुंडली के दोष खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोष आपकी कुंडली में खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन पे जो उसका नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, वो ज़रूर कम होने लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे अब हमारे जो व्यूअर हैं, ये तो बिल्कुल लेमैन है, तो एक नॉर्मल आदमी कैसे डिसाइड करे कि उसे कब कौन-सी रेमेडी करनी है और कब नहीं करनी है? देखिए, नॉर्मल आदमी ऐसे ही रेमेडी नहीं करनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया ही है। हाँ। तो ज़्यादा बढ़िया वही है कि आप कंसल्टेशन करने के बाद ही रेमेडीज़ करें, क्योंकि कंसल्टेशन के बगैर अगर आप रेमेडीज़ करेंगे, तो वो नुकसान देगी। अब रेमेडीज़ भी देखिए कई प्रकार की होती हैं। एक रेमेडी होती है कि आप किसी भी प्लैनेट के रिगार्डिंग किसी भी भगवान की पूजा को कर रहे हैं, तो मैं उसे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो गलत नहीं है।
क्योंकि अगर आप किसी भी कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं और आपका कोई प्लैनेट खराब है और आप अगर किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, देखिए, तो ज़रूर ये बात सही है कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट खराब है उसकी नेगेटिविटी तो इरेज़ होगी, हाँ जी। लेकिन पूजा करना गलत नहीं है। पूजा करने से, मैनिफेस्टेशन करने से हमारी बॉडी की नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है और हमारी ओके। बॉडी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आती है। हाँ। तो पूजा कोई भी कर सकता है। जैसे कि आपने मुझसे सवाल करा कि हर आदमी कोई भी रेमेडी कर सकता है, तो सबसे बढ़िया आप मैनिफेस्टेशन करें या आप पूजा पाठ करें, तो वो कोई भी कर सकता है। उसमें आपकी कुंडली के काफ़ी दोष खत्म भी हो सकते हैं। हुँ। उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नुकसान कहाँ आता है? तो नुकसान का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो हम किसी भी प्लैनेट के दान कर रहे हैं हुँ। या हम स्टोन को पहन रहे हैं, हुँ। क्योंकि किसी भी चीज़ का दान करने से ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी प्लैनेट को की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। हुँ। और स्टोन पहनने से क्या कर रहे हैं कि आप उस प्लैनेट को एनर्जी दे रहे हैं। हुँ। अगर आप ये मानकर चलें कि बिना नॉलेज के आपने कोई स्टोन धारण किया और आपकी कुंडली के हिसाब से वो प्लैनेट खराब घरों में बैठा है, हुँ। तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान करेगा। बिल्कुल। और अभी जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि आप अपने लगन का ही दान कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं वो भी नुकसान दे रहा है। अगर आपकी बॉडी जो है, इम्यून जो है वो लो हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो भी नुकसान दे रहा है। ओके। तो मेरा मानना और कहना दोनों ही बातें ये हैं कि बिना गाइडेंस या नॉलेज के ऐसे रेमेडीज़ ना करें। बाकी अगर आपको आजकल सबसे बड़ी समस्या बहुत लोगों में देखने को मिली है कि कुछ लोगों के पास कुंडली नहीं होती है। हाँ, हाँ। एक सबसे बड़ा रीज़न है। मैं यही सवाल पूछने ही वाला था आपसे। हाँ, और कुंडली नहीं होती उसके बाद वो क्या करते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं जिसे पामिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। हाँ। लेकिन उसने किसी भी तरीके से आपकी परेशानियों को जानकर या आपने ही उन्हें बताया कि मुझे मेरे जीवन में ये दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, तो उसके माध्यम से वो कुछ भी रेमेडीज़ आपको दे देते हैं, अपनी नॉलेज के अनुसार। कई बार क्या होता है वो फ़ायदा भी कर जाती हैं और कई बार नुकसान भी कर जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ एक फ्लूक है, एक हुँ। तुक्का जिसे हम कहते हैं, है ना? हुँ। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि देखिए, बिना कंसल्टेशन के आप रेमेडीज़ ना करें और अगर आपके पास कुंडली नहीं है, तो सिर्फ़ आप आस्था का मार्ग जो है, उसे चुनें। आप मैनिफेस्टेशन करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, हवन कराएँ, इस तरीके से आप करें, भजन सुनें या मंत्रों के जाप आप कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही नेगेटिविटी जो है वो इरेज़ होने लगेगी। ओके। तो वो सबसे बढ़िया उपाय वो है। लेकिन आजकल देखिए रील्स ना बड़ी वायरल जाती हैं, हुँ, ठीक है? और जैसे मैंने कुछ एक रील देखी कि अपने नंबर पे 888 लिख लीजिए, 555 लिख लीजिए, पैसे की बारिश हो जाएगी। किसी पानी की बॉटल पे मनी लिख लीजिए, उस पानी को बार-बार वो आप पीजिए तो आप पर पैसा आएगा। आप एक मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, वो चैंट कर लीजिए, कॉन्वा लेक्सा, तो करोड़ों रुपए की बारिश हो जाएगी। क्या ये जो जो रील्स पर ये रेमेडीज़ वायरल होती हैं, ये काम करती हैं आपके हिसाब से? देखिए, रील्स वायरल होना एक अलग बात है। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं कोई नंबर लिखने से या कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा करने से या किसी बॉटल पे कुछ लिख करके उसका पानी पीने से अगर ये रेमेडीज़ काम करती हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये काम करती हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ, उसकी 100% एश्योरेंस मैं लेता हूँ कि आपके जीवन में कैसी भी कमी हो, आपके सिर्फ़ एक उपाय करने से सारे काम बन जाएँगे। बताइए। वो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप नियम बना लीजिए कि अपने जीवन में कि रोज़ाना मुझे 1 बार, 2 बार, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा संग्रह है, जिसे पढ़ने से, जिसके पढ़ने से या जिसके अंदर
जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। तो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके बिज़नेस में रुकावट आ रही हो, आपके घर में बीमारियाँ हों, आपके घर में लड़ाई-झगड़ों की स्थिति हो, पैसे की तंगी आ रही हो, आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है, आप ये उपाय करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये जीवन में काम करा या नहीं करा। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि किसी बॉटल पे कुछ लिख कर के पानी पीने से मेरे काम बन जाएँ। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, तो आप उसका दान करिए, लूज़ करिए। क्या ये रेमेडी हमेशा काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। क्या मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीज़न है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपकी जो कोई प्लैनेट है, अगर आपकी कुंडली में उसके ऐसी जगह बैठने से आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो क्या होता है हर प्लैनेट किसी न किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है। जैसे मैं बुध ग्रह की बात करूँ, तो हरी चीज़ें, हरा कपड़ा, हरी दालें, ये सब जो हैं बुध को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे में कहा गया है कि आप अपने हाथ से किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को उन चीज़ों का दान करोगे तो आपकी बॉडी की वो नेगेटिविटी जिस प्लैनेट के रिगार्डिंग है, वो हुँ, कम होगी। अच्छा, ओके। और अगर मान लीजिए गुरु की बात करें, उस केस में क्या करना पड़ेगा? देखिए, गुरु के लिए सबसे पहली बात है पीला रंग, पीला रंग। पीली चीज़ें, पीली मिठाई, हुँ, अनाज, पैसा, आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गुरु से रिलेट करती हैं। आप इन चीज़ों का दान करेंगे, तो कहीं न कहीं गुरु की अगर आपकी कुंडली में नेगेटिविटी है, तो वो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि वो कम होगी। आपने बताया हनुमान चालीसा का पाठ करें डेली, आपके जीवन की जितनी समस्याएँ सब खत्म हो जाएँगी। इसके अलावा कोई एक ऐसी रेमेडीज़ बताइए जो लोग कर सकें? और दूसरा सवाल साथ में जोड़ लेता हूँ, क्या महिलाएँ भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? देखिए, महिलाएँ भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। हनुमान जी को स्पर्श करना, कहा गया है महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन आप उन्हें याद कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप हुँ, उनकी पूजा कर सकते हैं। आप हुँ, उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप उनसे ब्लेसिंग्स माँग सकते हैं, वो हुँ, आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। जी, लेकिन आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं मानते हैं। हुँ, लेडीज़ हाथ भी लगाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी चीज़ शायद लोगों को नहीं पता है, तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो ज़रूर क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा-पाठ जो भी व्यक्ति करता है, उसे हनुमान जी की पूजा 3 बजे के बाद करनी चाहिए, दिन में। दिन में। हाँ, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, सुबह ही चले जाते हैं, हनुमान जी पे जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, उनको चोला चढ़ाना, वो बहुत गलत है। हुँ, क्योंकि उससे पहले 3 बजे से पहले हनुमान जी अपने प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में व्यस्त होते हैं, जो कि सबसे प्रिय काम था उनका। हुँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके प्रिय काम को करते हुए आप डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? जी, तो फल तो गुस्सा हो नहीं मिलेगा ना जाएँगे और ना गुस्सा आएगा। आप। तो ऐसे ही क्या है वो अपने भगवान श्री राम की सेवा में उस समय लीन रहते हैं। हाँ, तो हमेशा हनुमान जी की पूजा अर्चना या उन्हें प्रसाद चढ़ाना या उनकी आरती करना कुछ भी इस तरीके का है तो आपको 3 बजे के बाद ही करना चाहिए। आप 3 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा करके देखिए और फिर उसका फल देखिए आपको कैसा प्राप्त होता है। आप क्लैरिफ़ाई भी कर दीजिए इसी पॉडकास्ट में। आपने कहा महिलाओं को हनुमान जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी एक रील बहुत वायरल हो रही है, उसमें एक वुमन है, उन्होंने कहा कि जब हम हनुमान जी को हाथ नहीं लगा सकते, तो हमारी काली माता की मूर्ति के कपड़े आप कैसे चेंज कर सकते हो? एक पुरुष होके। देखिए, दोनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं। जो आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, वो बहुत अलग है।
देखिए, काली माँ हो या हनुमान जी हो, ठीक है? जो व्यक्ति जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है, जो उनकी पूजा अर्चना करता है, जो सिद्ध पुरुष है, जो ब्राह्मण है, वो ये सब कर सकता है, लेकिन आम व्यक्ति नहीं कर सकता। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ हैं जो प्रैक्टिकली भी हैं, लॉजिकली भी हैं और इलॉजिकली भी हैं। अब बहुत से लोगों के घर में वास्तु विज़िट करने भी गया या मैं कई बार किसी के यहाँ गया, उन्होंने मुझे अपने घर का जो मंदिर उन्होंने बना रखा है, वो दिखाया। तो वहाँ क्या उन्होंने क्या कर रखा है, काली माँ की मूर्ति रख रखी है, जो कि कभी नहीं रखनी चाहिए। अब आप ये समझिए, माँ काली की जो पूजा अर्चना करने का तरीका है, वो ये है कि माँ काली की जो पूजा है, उनको भोग में बलि भी चाहिए, मदिरा भी चाहिए। आपने सुना होगा मांस मदिरे का सेवन का भोग जो है, माँ काली करती हैं। माँ काली जो मांस मदिरा का सेवन करती हैं, ये उनका विकराल रूप है। इस रूप के आने के बाद भगवान शंकर भी उनसे घबराते थे। तो ऐसी स्थिति में लोग बाग क्या करते हैं, अपने घर में माँ काली की मूर्ति को रखते हैं, उनकी पूजा उपासना तो करते हैं, लेकिन उन्हें समय पे मांस और मदिरा का सेवन नहीं कराते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रूप ही ऐसा है, उन्हें इस रूप में मांस मदिरा का सेवन ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन लोगों के घर में डेथ होनी शुरू हो जाती है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लॉजिकली हैं, बहुत इलॉजिकली भी हैं। तो देखिए, हर चीज़ में मेरा मानना हमेशा यही रहता है और मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बिना गाइडेंस के आप कोई भी काम मत कीजिए। गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि कोई भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल किताबों के माध्यम से आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर किताबों के माध्यम से बन सकते, तो फिर किसी गुरु के होने की आवश्यकता थी ही नहीं। ये बिल्कुल वही बात हो गई जो मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि YouTube पर तो हर चीज़ अवेलेबल है। लोग कहते हैं कि हम तो YouTube से देख के सीख लेंगे, तो उन लोगों के लिए एक जवाब रहता है कि YouTube पे तो इस बात की भी वीडियो है कि हाउ टू सेफ लैंड ऑन मून। अगर आपको चंद्रमा पे सेफ लैंडिंग करनी है तो कैसे करें? तो कर लीजिए। एक और वीडियो है, आप सर्च करना हाउ टू डू अ सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी। आप अपनी ब्रेन की सर्जरी कैसे कर सकते हो सक्सेसफुली, उसकी भी वीडियो पड़ी है, लेकिन आप कर तो नहीं लोगे ना। तो YouTube पर देख के कोई भी चीज़ को फॉलो करना ब्लाइंडली और तुरंत अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना गलत होता है। पहले एक बार कंसल्टेशन करिए, कंसल्टेशन इज़ मस्ट। और कंसल्टेशन के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर आ रहा है अभी भी। साथ में आपको बीच-बीच में सोशल मीडिया हैंडल भी आ रहे होंगे। आज मत करिए, कल करिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको लाइफ में प्रॉब्लम लगे तब कंसल्ट कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आप कंसल्ट करेंगे किसी एक एस्ट्रोलॉजर को, अपने घर का गुरु बनाएँगे, उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएँगे, तो आपकी जो लाइफ की मेन प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो राहुल सर, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजी में जितने भी उपाय हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों में फ़र्क क्या है? एंड इसमें ज़्यादा असरदार कौन होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 तरीके के उपाय होते हैं। एक तो होते हैं वैदिक उपाय। वैदिक उपायों का मतलब होता है कि जिन्हें कोई भी कर सकता है और किसी के भी करने के माध्यम से आप ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा आता है तंत्र। मंत्र तो दोनों में ही होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी होते हैं और तंत्र में भी होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मंत्र होते हैं, वो वैदिक मंत्र होते हैं, जिन्हें आप चैंट करने के माध्यम से ग्रहों को शांत कर सकते हैं। और तंत्र में जो मंत्र यूज़ होते हैं, उन्हें सिद्ध किया जाता है, ओके। उनकी साधना होती है।
अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहों को बैलेंस करना वो वैदिक ज्योतिष का काम है। और तंत्र जो होता है वो होता किस लिए है वो आप जाने पहले। तंत्र होता है किसी चीज को पाना, शक्तियों को पाना, अच्छा। या आप ये भी कह सकते हैं किसी ऐसी चीज का पाना या शत्रुओं का नाश करने के लिए या शत्रुओं से बचने के लिए तंत्र का प्रयोग होता है। ओके। तंत्र जो है किसी साधक के माध्यम से ही करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि तंत्र के जितने आपने सुना होगा कि तंत्र के रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं, हाँ। लेकिन फास्ट के साथ साथ वो रिस्की भी है। तो जब तक आप किसी साधक की गाइडेंस में, या आप जब तक साधना ढंग से ना करें, जब तक तंत्र को प्रयोग करने का कोशिश ना करें। बाकी सबसे बढ़िया है वैदिक उपाय। वैदिक उपाय के माध्यम से आप दान करने के माध्यम से, स्टोन पहनने के माध्यम से, या मंत्रों की चैंटिंग करने से, या पूजा पाठ करने से आप अपनी कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिनके इम्बैलेंस होने से आपकी बॉडी या आपके काम में जो नेगेटिविटी या रुकावट आ रही है, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से तंत्र जो है वो वैदिक मंत्रों से ज़्यादा प्रभावशाली है? देखिए, तंत्र जो है वो वाक़ई प्रभावशाली है, लेकिन तंत्र हर कोई तो नहीं कर सकता। जी, ये बात सत्य है। तंत्र करने के लिए आपको साधक बनना पड़ेगा, और हुँ। साधना में आपको अपने गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन को भी त्यागना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक साधक बनने के लिए आपको श्मशान में भी जाकर पूजा करनी होती है। आपको बाल ब्रह्मचार्य का भी पालन करना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के परहेज़ भी करने पड़ते हैं। देखिए, किसी चीज़ को पाना, किसी शक्ति को पाना बहुत आसान नहीं होता। या तो आपने मार्ग ही ऐसा चुन लिया है कि मुझे साधक बनना है, हुँ। मुझे शक्तियों को प्राप्त करना है, उसके माध्यम से मैं अपना और दूसरे का भला करूँगा, तो एक पार्ट अलग है। लेकिन अगर आपको केवल अपने जो लाइफ में नेगेटिविटी या प्लैनेट का इम्बैलेंस होना है, जिसके वजह से आपके काम में रुकावट आना, आपकी मैरिज लाइफ इश्यूज़ होना, घर में लड़ाई-झगड़े होना, इस तरीके की जो भी दिक्कत परेशानी है, वो आप वैदिक उपायों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आज के टाइम में घर में अशांति और मन में अशांति हर किसी के आ गई है। बिल्कुल। किसी के घर में शांति रहती है या किसी के मन में शांति रहती है। दोनों के लिए प्लीज़ कोई बेसिक रेमेडी बताएँ। देखिए, घर में शांति के लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि आप नेगेटिविटी को जितना दूर रखेंगे, उतना आपके घर में जो है शांति बनी रहेगी। उसके लिए आप अपने घर में सबसे ज़रूरी है साफ-सफाई का ध्यान रखें, पूजा-पाठ का ध्यान रखें, भजन सुनें, कीर्तन कराएँ, हवन कराएँ, तो शांति रहेगी। और रही बात मन की शांति की, आज की डेट में जो लोग केवल पैसे को ही सब कुछ मानते हैं और जो पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, वो मन से अशांत हैं। जी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, तो आपको अपने सभी काम को करने की एक सीमा बनानी होगी। हुँ। ज़रूरी है कि आप समय पे उठें, समय पे खाएँ, समय पे घर पे आएँ, पूजा-पाठ का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, तभी तो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी दूर होगी। बिल्कुल। धन की कमी है घर में अगर, तो इंस्टेंट धन प्राप्ति के लिए कोई एक रेमेडी बताएँ सर? देखिए, अगर धन की कमी आपको लगता है कि धन की कमी है और धन की कमी के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय है बृहस्पति देव को प्रसन्न करना। आप केले के पेड़ की पूजा करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें, जो भी ऐसे ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है,
आप ऐसे व्यक्तियों की सेवा करें। अपने घर में आप नेगेटिविटी दूर करने के लिए नमक का पोछा लगाएँ। एक रॉक सॉल्ट आता है, आपने देखा होगा, उसको आप अपने घर की नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, उसके माध्यम से भी पैसे का आवागमन होता है। जॉब के लिए या करियर में स्टेबिलिटी के लिए एक रेमेडी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जिसकी जॉब में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, मानिए कहीं न कहीं शनिदेव उनसे रुष्ट हैं, हुँ। क्योंकि शनि जो है वो जॉब का परम कारक ग्रह है। अगर आपके पास जन्मपत्री है, तो पहले उसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उनसे कंसल्टेशन लें। तो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, चाहे उनका स्टोन पहनना हो, चाहे दान करने हो, चाहे पूजा-पाठ हो। लेकिन अगर आपके पास जन्मपत्री नहीं है, जो बहुत से लोगों की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप नियम बना लीजिए शनिवार के दिन, शाम को दिन छिपने के बाद पीपल के पेड़ पे एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। आटे का दीपक होगा तो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर कुछ काले तिल डालने हैं, ₹1 का सिक्का, और उसको आप नियम बना लीजिए शनिवार के शनिवार दिन छिपने के बाद पीपल के पेड़ पे जलाएँ। ऐसी स्थिति में अगर आपके कामों में कोई भी बाधाएँ आ रही हैं, तो वो दूर हो जाएगी। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है, जैसे या नीच का है शनि, तो ये पॉसिबल है कि उसके करियर में या जॉब में हमेशा रुकावटें आएँगी? हाँ, बिल्कुल, अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है या शनि नीच का है, अब यहाँ डिपेंड करता है शनि जो नीच का है वो कौन से कुंडली में कौन से घरों का स्वामी है। हुँ। अगर वो अच्छे घरों का स्वामी है और वो ऐसी स्थिति या अवस्था में जाकर के बैठ गया है जहाँ वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें शनि का स्टोन पहनना चाहिए। अगर वो कहीं ऐसे खराब घरों में जाके बैठा है जो अड़चनें पैदा कर रहा है, ऐसी स्थिति में हमें उनके दान करने चाहिए या फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर बिज़नेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी करें? बिज़नेस में अगर आपके बार-बार लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके बिज़नेस को किसी की नज़र लगी हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी अपनी शॉप को खोलते हैं, तो खोलने से पहले आप शॉप के बाहर से ही एक 7 लौंग ले लीजिए, फूल वाली जो लौंग होती है, उसे 7 बार अपने शटर पे से 7 बार बार के आप उसे कपूर पे रख कर के जलाएँ, और जो उसकी राख बने, उसको आप इकट्ठा करते रहें, और जब वो 1 महीना, 1.5 महीना हो जाए और वो काफ़ी सारी राख इकट्ठी हो जाए, तो उसको बहते पानी में विसर्जित कर दें। किसी को लव मैरिज करनी है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, अगर किसी को लव मैरिज करनी है, तो उसकी कुंडली में शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र के उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप कुंडली का मिलान ज़रूर कराएँ। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुंडली का मिलान कराना, क्योंकि अगर आपका मिलान ही ठीक नहीं बन रहा है या ऐसी स्थिति में ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं बैठ रही है, तो ऐसी स्थिति में उपाय करने का कोई बेनिफिट नहीं है। शुक्र मजबूत कैसे होगा? शुक्र मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पाइराइट को धारण कर सकते हैं, डायमंड को धारण कर सकते हैं, ओपल को धारण कर सकते हैं। शुक्र को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो व्हाइट चीज़ों का सेवन करना चाहिए, व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए, डिओ परफ्यूम्स का यूज़ करना चाहिए, व्हाइट गाय की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर शादी में कॉन्टिन्यूअस डिले हो रहा है और बार-बार शादी टूट जाती है या टल जाती है, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, अगर बार-बार आपकी शादी में डिले आ रहा है, तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, अपनी जन्मपत्री दिखाएँ कि डिले आ किस वजह से रहा है। क्योंकि डिले आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शनिदेव का सप्तम भाव में बैठ जाना या सप्तम भाव का पीड़ित होना, लड़के की कुंडली में शुक्र का कमज़ोर होना या खराब होना, लड़की की कुंडली में बृहस्पति का कमज़ोर होना या खराब होना।
तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या ऐसी बाधा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, और अगर उसके बावजूद भी, अगर आप दिखाने के बावजूद भी फिर भी अगर आपको कहीं न कहीं डिले लग रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा, पूजा-पाठ करनी चाहिए। अगर किसी के हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो क्या रेमेडी करे अपने जीवन को शांति पाने के लिए? देखिए, अगर किसी की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऐसी स्थिति बन रही है, जिसके वजह से उनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, तो वो मैं आपको कहूँगा उसके लिए कोई बेसिकली नॉर्मली ऐसे कोई रेमेडी नहीं है, उसके लिए कंसल्टेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप देखें किस वजह से ये चीज़ें खराब हो रही हैं, और उसके बाद ही उसके लिए कोई रेमेडी जो है आप यूज़ कीजिए। अच्छा मुझे बताओ, जैसे वन साइडेड लव है, मुझे किसी महिला से एक तरफ़ा प्यार है, तो वशीकरण करा के उसके साथ रिलेशनशिप बनाना, इज़ दैट गुड और बैड? देखिए, वो गलत है। वशीकरण जो है, मैंने अभी भी पहले आपसे एक बात कही थी कि तंत्र जो है वो किसी चीज़ को पाने के लिए होता है। देखिए, वशीकरण के माध्यम से आप किसी को पा ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप वशीकरण खुद तो करते नहीं, आप किसी साधक के माध्यम से कराते हैं, क्योंकि वो एक तंत्र का पार्ट है। अगर आप साधक हैं, तो आप किसी के साथ ऐसा कर नहीं सकते, और अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी साधक का ऐसे से वशीकरण कराते हैं, तो वो वशीकरण करने के माध्यम से आपको जीवन में कुछ समय की खुशी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो आने वाले समय में वशीकरण जो है, उसका असर जो है, उसका प्रभाव जो है, वो खत्म हो जाता है। उसके कितने बाद कितने दिन का प्रभाव रहता है? मान के चलिए, देखिए, डिपेंड करता है, कभी 3 महीने के अंदर भी खत्म हो जाता है, कभी 2 महीने में भी खत्म हो जाता है, और कभी-कभी 6-7 महीने भी लग जाते हैं उसको खत्म होने मतलब वशीकरण इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। में। नो, वशीकरण परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब बेचारा एक बीमारी से निकलता है, दूसरी में आ जाता है, ऑपरेशन बार-बार हो रहे हैं, वो क्या रेमेडी कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बार-बार खराब होता है, तो ये श्योरिटी है कि उसकी कुंडली में जो लगन का लॉर्ड है, वो कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में उसे अपने लगन का जो लॉर्ड है, उसका स्टोन धारण करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्टोन को धारण करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको बार-बार बीमारियाँ नहीं लगेंगी। अगर किसी को बार-बार नज़र लग रही है, उसको लगता है कि उसके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा दिया है या कोई भूत बाधा है उसके ऊपर, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? अगर किसी को इस तरीके का अन्वेषा होता है कि उस पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, या उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, या बार-बार उसको नज़र लगती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिस पानी से वो नहाता है, उस पानी में थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक मिला कर के नहाना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी जो है वो इरेज़ होने लगती है। राहु केतु के दोष के लिए क्या रेमेडी करें? राहु केतु के दोष के लिए, देखिए, राहु अलग चीज़ है, केतु अलग चीज़ है। राहु के लिए सबसे अच्छा दान है काली चीज़ों का दान, और काले रंग का त्याग। नाभि से ऊपर काले रंग को आपको पहनना नहीं चाहिए, और काली चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन राहु के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी को साफ-सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ गंदगी होती है, वहाँ राहु बहुत जल्दी अट्रैक्शन में आता है, और बॉडी के अंदर नेगेटिविटी जो है वो देता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को कभी भी बेड पर बैठ कर के खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी वस्त्र किसी जातक ने अगर एक बार पहना है, चाहे वो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही पहना है, उस वस्त्र को दोबारा जब तक पानी में ना निकाला जाए, जब तक उसको दोबारा नहीं धारण करना चाहिए। अपनी बॉडी को आप जितना साफ-सुथरा रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे, डिओ परफ्यूम का इस्तेमाल आप करेंगे, उतना राहु की नेगेटिविटी से आप बच कर रहेंगे।
डिप्रेशन है, एंजाइटी है, प्रेशर फील हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है ये भी कुंडली के ऊपर कि किस वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप बिना कुंडली के एक ऐसा उपाय जानना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन जो है या मेडिटेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो आप कीजिए, वो सबसे बढ़िया रास्ता है। पूजा पाठ कीजिए, ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और आपकी बॉडी में जो एंग्ज़ायटी आप फ़ील कर रहे हैं या नेगेटिविटी आप फ़ील कर रहे हैं, उसे आप दूर कर पाएँगे। क्या कोई स्पेसिफिक रुद्राक्ष या जेम स्टोन नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकता है? बिल्कुल है, सातमुखी रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए। सातमुखी रुद्राक्ष का मेन काम ही नेगेटिविटी को दूर करने का होता है। जेम स्टोन बेसिकली जेम स्टोन आप ऐसे नहीं पहन सकते। जेम स्टोन को पहनने के लिए आपको कुंडली की कंसल्टेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओके। रुद्राक्ष जो होता है, मैंने सुना है 2 तरीके के रुद्राक्ष होते हैं, एक तो नॉर्मल रुद्राक्ष, एक अभिमंत्रित। है। हुँ। दोनों में अंतर क्या होता है? नॉर्मल रुद्राक्ष जो होता है वो आप मान कर के आप ऐसा मानिए कि आपने कोई एक रुद्राक्ष लिया और आपने उसको नॉर्मली ऐसे ही धारण कर लिया, तो वो काम नहीं करता। अभिमंत्रित का मतलब होता है कि आपको रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी पूजा-पाठ करना, उसकी स्वच्छता का ध्यान करना, उसको पवित्र करना। अभिमंत्रित का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पवित्र करना और उसके बाद उसको धारण करना। तो पवित्र करके अगर आप उस चीज़ को धारण करेंगे तो उसका असर जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। राहुल सर, आपको क्या लगता है आज के टाइम में लोग रेमेडीज़ वगैरह एस्ट्रोलॉजर से लेते रहते हैं, तो ल एस्ट्रोलॉजर उनका टाइम टू टाइम मिसयूज़ करते हैं, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, बात वही आ जाती है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। आपने देखा होगा आप कोई भी काम करेंगे, हर जगह पॉज़िटिव साइन्स भी हैं और नेगेटिव साइन्स भी हैं। हर काम में कहीं नेगेटिविटी है तो कहीं पॉज़िटिविटी भी है। अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जिसको पूरा ज्ञान है, तो वो आपको सही उपाय जो हैं वो बता देंगे और उस उपाय को करने के माध्यम से आप जो है, आपके जो प्लैनेट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि मिसयूज़ तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे मिसयूज़ कर रहा है, लेकिन अगर किसी को ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है, तो वो उसी माध्यम से आपको रेमेडीज़ बताते हैं जो वर्क नहीं कर पाती और फिर ऐसा आपको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है, ये हमारा मिसयूज़ कर रहा है। तो हमेशा आप जब भी किसी के पास जाएँ, तो आप ये चेक कीजिए कि क्या जिसे हम जन्मपत्री दिखा रहे हैं, क्या उन्हें पूर्ण रूप से जन्मपत्री का ज्ञान है या नहीं? सबसे ज़रूरी है। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में छोटी-सी भी प्रॉब्लम आई, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पेट में भी दर्द हो गया, तो उसको लगता है कोई ग्रह की दशा बदल गई है। तो वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो हर चीज़ के लिए कंसल्ट करते हैं। इज़ दैट गुड और बैड फॉर देयर फ्यूचर? देखिए, छोटा-सा दर्द होना, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। लेकिन ये है कि एस्ट्रोलॉजी पे आप डिपेंड करें, लेकिन आप साथ के साथ जो है डॉक्टर्स को ना भूलें। कहने का मतलब ये है आप अपनी हेल्थ को पहले कॉन्शियस करने के लिए आप मेडिसिन्स वगैरह लें, आप प्रॉपर दिखाएँ, चेकअप कराएँ, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएँ। हो सकता है किसी प्लैनेट के माध्यम से चीज़ें बार-बार खराब हो रही हैं। एक क्वेश्चन राहुल सर और, जो भी रेमेडीज़ आपने बताई हुँ, हैं या जो हमारे व्यूअर्स रेमेडी को फॉलो करते हैं, हुँ। उनका प्रभाव कितने दिन में देखने को मिलता है? देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी रेमेडीज़ आप करते हैं तो रेमेडीज़ जो आप करते हैं वो कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं उसको अपना असर दिखाने में। आपकी बॉडी के अंदर जो पॉज़िटिविटी आएगी 10 से 15 दिन लगते ही लगते हैं। कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपने आज करी और एकदम से रिज़ल्ट आ गया। तो आप कोई भी रेमेडीज़ अगर करते हैं तो पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ कीजिए और थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए समय भी दीजिए। अगर आप पूजा-पाठ करेंगे, आप रेमेडीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे बेटर होने लगेंगी। एक क्वेश्चन और है सर,
रेमेडीज खुद करनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजर से करा लेनी चाहिए? देखिए, रेमेडीज तो आपको खुद ही करनी चाहिए। रेमेडीज बेसिकली क्या है कि आप इसे ऐसे समझ के चलें कि अगर आपको भूख लगी है, तो मेरे खाना खाने से आपकी भूख शांत नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि रेमेडीज भी आप खुद ही कीजिए। कुछ अगर ऐसी रेमेडीज हैं लाइक जो पूजा होती है, हवन होती है, वो आप किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्र चैंट करना है, स्टोन धारण करना है, कोई दान करना है, तो आप अपने माध्यम से कीजिए। अगर आप अपने द्वारा ही उसको करेंगे, तो आपको उसका सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप कोई भी रेमेडीज पूछना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, देखो आज के टाइम में सही एस्ट्रोलॉजर मिलना भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल हो गए हैं। राहुल सर के आपने इतने पॉडकास्ट अभी तक देखे होंगे, किसी भी पॉडकास्ट में सर ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे-ऐसे ये उपाय कर देना और आपका भला हो जाएगा। हर बार एक ही बात होती है कि पहले आप कंसल्टेशन लीजिए, अपनी कुंडली चेक करा लीजिए। अगर कोई एक ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी है जिसको आप फॉलो करके अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो, तो सर ने बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, दिन में जितनी बार आप स्वेच्छानुसार कर सकते हो, आप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी कंसल्टेशन। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा अपडेट मैं आपको दे दूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कब तक कंसल्टेशन करें, हर बार कंसल्टेशन फीस देनी पड़ती है, परेशान रहते हैं या कंसल्टेशन सही हुई या नहीं हुई इसका पता लगाना चाहते हैं, तो आप सबसे बड़े उपाय है सीख लो भाई। तो दोनों के लिए आप राहुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर में क्या मेन प्रॉब्लम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कमेंट में भी जवाब देंगे। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, हर जगह शेयर कर दो, फैला दो दोस्तों वीडियो को। एंड राहुल सर थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक आप हर बार आते हैं और हमारे व्यूअर्स को एकदम जेन्युइन बातें बता के जाते हो। बिल्कुल। आई एम वेरी थैंकफुल। थोड़ा-सा हम अगली वीडियोज़ में मसाला ऐड करेंगे। कोशिश करेंगे कि एंगेजमेंट और सीटीआर थोड़ा और बढ़ा सकें आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे।